कहते वो अपने उसका दर नहीं छोड़ते, कुत्ते ते थी उत्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से टेलीफोनिक राब्ता किया। कौम ने उनसे टेलीफोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने अपने दिल के फफोले भी खोले। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सबसे बड़ा शिकवा यह था कि उन्हें पार्लियामान के अंदर बात नहीं करने दी जाती। उनका कहना था कि बेहतरीन फोरम तो पार्लियामान ही है जहां पर वो अपने तमाम तर ग्रीवेंसेस रख सकते हैं, लेकिन अपोजिशन का क्राउड उन्हें बोलने नहीं देता है। अगर माजी में हम जाएं तो हमें यह नजर आता है कि खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जिस वक्त अपोजिशन के अंदर होते थे तो उसी पार्लियामान को जारली पार्लियामान कहा करते थे कि इस पार्लियामेंट में बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। उस वक्त भी शोर गुल गोगा उतना ही होता था जितना अब होता है, शायद अब से भी ज्यादा हुआ करता था। लेकिन अब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक टेलीविजन बॉक्स के अंदर बैठकर लोगों से बराह रास्त टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करके अपने ग्रीवेंसेस उन तक पहुंचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बजाय इसके कि वो पार्लियामान में बैठे और वहां पर बाकी जमातों को कॉन्फिडेंस में लें। यह तो आज के दिन की डेवलपमेंट की बात है, लेकिन मुल्क में एक आम चीज है जो जबान ज़द आम है और वो है सदारती निज़ाम, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम के ऊपर गुज़िश्ता रात हमारे शो में अहमद जवाद साहब, जिन्हें मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की रुकनियत से फारिग किया गया था, हमारे इस शो पर बड़े इंकशाफात कर डाले। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह बोली कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के दो फ्लेवर्स हैं, एक वैनिला फ्लेवर है और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर है। और उस चॉकलेट फ्लेवर के अंदर यह नजर आता है कि उनके इर्द गिर्द एक करप्ट एलीट बैठी है जिसका कहीं ना कहीं फायदा इमरान खान साहब को होता है। यह बहुत बड़ा इल्जाम। दूसरा बड़ा इल्जाम यह था कि सदारती निज़ाम समेत लोगों की किरदार कुशी की जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 101% खुद रन करती है। ये कोट अनकोट जुमले हैं अहमद जवाद साहब के। इसके अलावा तीसरा अहम तरीन इल्जाम जिसके ऊपर सदाकत अब्बासी साहब वॉकआउट करके शो से चले गए और वो ये था कि खान साहब की नाअहली की वजह से कश्मीर पाकिस्तान से इस वक्त जो सूरत हाल कश्मीर के ऊपर है उसको पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स थे जिसके ऊपर ऑफिशियली जिस वक्त ये शो शायद ऑन एयर हो रहा हो उस वक्त तक रिएक्शन आ चुका होगा, लेकिन अभी तक ये तमाम हुकूमती हलकों के अंदर वायरल है कि उनके खिलाफ अपनी ही जमात के लोग अब उठ खड़े हुए हैं जिन्हें उनकी रुकनियत से बरतरफ किया गया है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मुल्क के नामवर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार, दानिश्वर, नक्काद जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, नक्काद, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क में इस वक्त सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है। अब मुहिम किसने इनिशिएट की है, इस हवाले से भी बहुत सारे पहले तो इल्ज़ामात सामने आते रहे, उसके बाद अब कुछ बातों की तस्दीक भी हुई है। ये डिबेट कितनी मुफीद नज़र आती है आपको सदारती निज़ाम के हवाले से, हसन निसार साहब? देखिए, मैं बेसिकली आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर सिस्टम। चूँकि बुनियादी तौर पे इंसानों ने मुख्तलिफ निज़ाम आजमाए और कहीं वो कामयाब रहे, कहीं वो नाकामयाब रहे, कहीं वो बुरी तरह जलील हो गए। मिसाल क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। अमेरिका फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स इज अ सुपर पावर। डिक्टेटरशिप ने, प्यूटन ने फिर रूस को उठा लिया है। पार्लियामानी जमहूरियत है, इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन इंग्लैंड, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि निज़ाम सारे ही आजमाए हुए हैं।
और कहीं फ्लॉप हैं, कहीं हिट हैं, कहीं सुपर हिट हैं। असल मसला है कि जहां आप वो निज़ाम आजमा रहे हो वहां के अवाम का लेवल क्या है और हुक्काम का लेवल क्या है। हमारे असलाफ ने हमें एक बात समझाई कि जैसे अवाम हूं वैसे ही हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाते हैं। ये इतना गहरा, इतना खूबसूरत फलसफा है कि बंदा सोचता है तो अशश कर उठता है। जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इफ वी आर करप्ट, हमारे रूलर्स भी करप्ट होंगे। इफ वी आर इनकॉम्पिटेंट, हमारे रूलर्स भी इनकॉम्पिटेंट होंगे। अगर हम जाहिल हैं वो भी जाहिल होंगे, अगर हम जज्बाती हैं वो भी जज्बाती होंगे। सो ये बुनियादी तौर पे मैं पर्सनली भाई मेरे, मैं अर्ज करूं कि मैं निज़ामों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस मुल्क के जैसे अवाम हैं वैसे ही हुक्काम हैं और वैसा ही निज़ाम होगा, जो मर्जी ले आओ। अल्टीमेटली बॉटम लाइन देखनी होती है। ये वन वोट वन मैन वन वोट लेके तो नहीं खुलफाए राशिदीन आए थे, तो पूरी दुनिया पे छा गए थे वो। वजह क्या थी? अवाम भी खूबसूरत थे, हुकाम भी खूबसूरत थे। सरेआम मजमे में हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे, फारूक आजम जैसे जय्यद हुक्मरान, जिनके हाथ में हर वक्त कोड़ा होता था, सरेआम पूछ लिया तुम्हारे कपड़े कैसे बन गए, इतना लंबा कद है, कपड़ा तो इतना मिला था। उन्होंने कोई बुरा नहीं मनाया। उन्होंने अपने बेटे को कहा तुम इसका जवाब दो। उसने कहा जी मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने बाबा को दे दिया। ये लेवल है। अपने बेटे को भी जरूरत पड़ी तो कोड़े मार दिए। हुजूर ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया था कि अगर मेरी बेटी इस जुर्म में मुलव्वस हो तो इसके भी मैं हाथ काट दूं। कोई बड़ी कोई वीआईपी किस्म की खातून थी, चोरी में मुलव्वसी वगैरह वगैरह, हर बंदा जानता है ये वाकया। तो भाई मेरे, हमारी बुनियादी सोच की ठीक नहीं है। आप यहां जो भी निज़ाम ले आओगे, ख़ास तौर पे ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, आप तो जिंदा ही तजाद में हो। आपके हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के बारे में हम मुसलमान कम से कम ये कहते हैं और उस पर यकीन रखते हैं कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। भाई मेरे, अच्छा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि आपका सियासी निज़ाम वेस्टर्न है। ये जूस का बनाया हुआ निज़ाम है। हद हो गई। यानी एक तरफ इस्लामी मतलब मुकम्मल ज़ाब्ता है और सियासी निज़ाम जिसके ज़रिए आपने हुक्मरान मुंतखब करने हैं वो गैर मुल्की, वो गैर मजहबी। इस पे कोई जितना मर्जी फुदकता रहे, मेरे साथ डिबेट कर लें। अगला निज़ाम देखें कौन सा, मालियाती निज़ाम, वो सारा वेस्ट का दिया हुआ। ये पूरी दुनिया जो है ये इंसान नहीं चला रहे, चंद मखसूस लोगों के बनाए हुए निज़ाम चला रहे हैं। IMF के आगे आप एड़ियां रगड़ रहे हैं ना। यूनाइटेड नेशंस है ना, कश्मीर का क्या कर दिया उसने? ये उनके औजार हैं, ये उनके हथियार हैं। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी हैसियत ऑल्सो रैन जैसी है। विक्ट्री स्टैंड के साथ कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग एक मुकाबले में शिरकत करते हैं जी। विक्ट्री स्टैंड पे 3 लोगों की पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप तो किसी खाते में नहीं, तो आपका क्या निज़ाम होना है? सारा कुछ आपने आजमा के देख लिया है। अब बहस छेड़ने के तो हम बादशाह हैं। हमारे थड़ों से लेके हमारे ड्राइंग रूम्स तक फजूल गुफ्तगुएं होती हैं जिनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। यानी आज तक इस मुल्क का सो कॉल्ड दानिश्वर ये लिखने से बाज नहीं आता कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। ओए, हमेशा कायम रहने के लिए तो ये दुनिया नहीं बनी। ईस्ट पाकिस्तान का सानहा हादसा गुजर चुका, फिर ढीटों की तरह लगे हुए, पता ही कोई नहीं। इतनी बड़ी रियलिटी आप आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। हमेशा के लिए ना, हमेशा के लिए एक जात
इस कुर्रा अर्ज़ का भी एक मुस्तकबिल है, बनी नौ इंसान का भी एक मुस्तकबिल है। तो ये इस तरह की बात है। निज़ामों शिज़ामों से मुझे इस बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है। राइट, हसन निसार साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि निज़ामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा जब तक हम ये नहीं देखते कि हमारे अवाम किस तरह बिहेव करते हैं। अब अवाम के बिहेवियर की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सानिया मरी हुआ हमारे सामने है, 23 रिपोर्टेड अमवात हैं जो बर्फबारी का वाक़या हुआ है, और उस दौरान जो लोगों का रवैया था वो हमारे सामने है। उन लाशों के हाथों से घड़ियां तक उतार ली गई। उनको जो रूम रेंट पे देने चाहिए थे 2000-3000 में, उसका किराया 50,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका होता है, धमाके की जगह से लोगों को बचाने की बजाय, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, लोग प्राइस बॉन्ड की शॉप के ऊपर से प्राइस बॉन्ड चोरी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन लीडर इनको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा चाहिए, या हजरत उमर बिन अब्दुल खत्ताब जैसा चाहिए। ये क्या माइंडसेट है हसन निसार साहब? कुछ भी नहीं, जहालत है, इग्नोरेंस है, ढिठाई है, जज्बातियत है। मैं कहता हूं जितने लोग इस मुल्क में 5 वक्त मस्जिद जाके नमाज अदा करते हैं, उनका 10% अगर रिलीजन को सही मानों में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, सिर्फ 10%, और सिर्फ नमाजियों का 10%, बालगों का नहीं, ये मुल्क जन्नत बन जाए। यहां आप मुर्दा जानवरों की अंथड़ियों से आप खाने वाला वो तेल बनाते हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियां महफूज नहीं हैं। लायलपुर में फैसलाबाद, जिसे आपने नाम दिया हुआ है, वहाँ 6 माह की बच्ची एक बाप बेच देता है, और पता लगता है वो जो ख़रीदार थी वो पेशावर ख़रीदार है इस तरह की। सिंध में एक बाप अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंक के खुद भी कूद जाता है, चारों मर जाते हैं। आप इस्लामी जमहूरिया हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस इन्हें पता ही नहीं। आज तक मैंने, भाई मेरे, आज तक मैं हर साल मैं अपने काम का भी वो ज़कात देता हूँ। ठीक है, मैं मेरे ईमान का हिस्सा है कि अपनी सेहत की भी ज़कात सिर्फ पैसे नहीं होती, सेहत पे भी होती है, माल पे भी होती है, अपने काम पे भी होती है। मैं हर साल रिलीजियसली, मेरा रिकॉर्ड 30 साल का उठा के देख लें, हर साल मिनिमम 2 कॉलम्स मैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट, बढ़ती हुई आबादी पे मातम करता हूँ। मजा वाले जो किसी बेगैरत के कान पे जूं रेंगी हो कभी, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे हर चौक में से तेल निकल आए, तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। प्राइमरी एजुकेशन कभी किसी को सुना आपने पॉपुलेशन का? तो फिर कोई साल 2 साल में एमई एक हवाला दे देता है। मैंने आज तक किसी ढंग के बंदे, क्या किसी आम मैंने सुना ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझसे लोग कहते हैं कि वाई आर यू सो कंसर्न्ड। मैंने कहा तुम्हारी बुनियाद है प्राइमरी एजुकेशन। जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, ये कोलैप्स कर जाएगी। तुम्हारा मटेरियल इतना गंदा, इतना थर्ड रेट है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। सिविल सर्विस के एग्जाम्स देख लो आप। इसका क्या मतलब है कि तुम प्राइमरी में मुंह काला करा रहे हो? तुम्हारी बुनियादें खाई गई, दीमक ज़दा हैं, उनको कैंसर लग चुका है, लेकिन नोबडी इज बॉदर्ड। यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, और शक्लें देखो इनकी, या यूनिवर्सिटियों वाली शक्लें। अपनी बुनियादें मजबूत करो। तुम्हारे बचपन में बुजुर्ग कहा करते थे ये खाना है, बुढ़ापे में काम आएगा। उस वक्त बात समझ नहीं आती थी। तो प्राइमरी हमारा मुस्तकबिल है। प्राइमरी एजुकेशन बहुत अहम है। उसके बाद बच्चों को किन को आपने प्योर साइंसेस में डालना है, किन के बाद सोशल साइंसेस में जाएंगे, कौन से बच्चे हैं जो ये एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए उर्दू, एमए क्या कर रहे हैं, एमए इसकी तादाद मखसूस करो कि बस, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आपको साइंस और टेक्नोलॉजी, आपको हुनरमंद लोग चाहिए। अच्छा कारीगर इस मुल्क में नायाब हो गया है। आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले जिस लेवल का हमने जब अपना बेलीपुर वाला घर बनवाया, आके पूछते थे कि किसने बनाया।
तो मैं अच्छा कुछ ने कहा मिलवाएं, हमने मिलवाया, शौकत उसका नाम था। उसने कहा हम सदियों से मसाजिद बनाते आ रहे हैं, इसलिए मेहराबें बनाना हमें आता है। मेहराब बनाना वो आजकल के तो इनको तो छोड़ें आप। इस मुल्क को nobody knows the priorities। सर मोटे मोटे काम है, इक्तिसादियात खराब हो गई है, इक्तिसादियात नहीं तुम्हारी अखलाकियात खराब हुई है। अच्छा कारीगर नायाब हो गया, याद भी उसी की वजह से बर्बाद हुई है। अच्छा कारीगर नायाब हो गया, अच्छा लीडर नायाब हो गया, अच्छा दानिश्वर हम पैदा नहीं कर पा रहे, अच्छा लिखारी हमारा पैदा नहीं हो रहा, कारकुनान पार्टी लीडर से नाराज होते हैं तो वो कुछ कह जाते हैं अल अमान अल हफीज। अब मेरे पास एक शॉट है, गुज़िश्ता रात मेरे शो पे ही हैपनिंग हुई है। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्होंने सानिया मरी के ऊपर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया, उनको उनकी रुकनीत से बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने जितने संगीन इल्ज़ामात मेरे शो पर लगाए वो तो अपनी जगह पर है, कश्मीर के मामले के ऊपर भी उन्होंने खान साहब को नहीं छोड़ा। मैं चाह रहा हूं कि आप ये शॉट जरूर सुने, मुझे आपका कमेंट चाहिए होगा इसके ऊपर, सुनिएगा प्लीज, प्ले कीजिएगा। देखें, एक तो आप कभी सोच सकते हैं कि किसी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत हो और कोई एक सियासी लीडर वो मुल्क तोड़ दे? देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हुक्मरान की होती है जो रूल कर रहा होता है, तो याहिया खान रिस्पॉन्सिबल है, इसमें आप डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें। नंबर 2, अगर याहिया खान अगर कोई पॉलिटिकल आदमी उसमें इन्वॉल्व है तो उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है, जिसने इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मेरा जरा कमेंट उनका कंप्लीट कर लें। ठीक है, जल्दी मुझे अपना कमेंट कर जी प्लीज जवाब साहब। अच्छा, अगर याहिया खान के ऊपर ये इल्जाम है और सही है कि उसने इस मुल्क को 2 हिस्सों में तोड़ने का जिम्मेदार है, तो आप याद रखें उसके बाद ये इमरान खान का अब ये क़यामत तक ये ऑब्जेक्ट, ये बड़ा ही दोनों के बड़े सख्त कमेंट है। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। इमरान खान के इक़्तिदार में ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी, ये सिर्फ गॉड ओह माय गॉड, I'll stop you here, I'll stop you here, सर I'll stop you here। अहमद जवाद साहब प्रपोजल मैं उठ रहा हूं जी, मैं प्रोटेस्ट में, अहमद जवाद साहब, मैं इन प्रोटेस्ट में आई एम लीविंग द शो, मैं छोड़ रहा हूं। अहमद जवाद साहब यार कंट्रोल, बहुत अहमद जवाद साहब ने सख्त जुमले कह दिए। दिस इज़ व्हाट हैपेंड एट माय शो लास्ट नाइट। और अहमद जवाद साहब ने बराह रास्त मुल्क के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने उसके बाद ही ये बोला है, और उन्होंने बोला कि कश्मीर का जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन है वो इमरान खान साहब की मिली भगत की वजह से या नाअहली की वजह से हुई है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। हसन निसार साहब, योर कमेंट सर। हाँ, वो मैंने इनकी कंप्लीट जवाद साहब की चार्जशीट पढ़ी है। वो अकरम चौधरी साहब ने नवाए वक्त में पूरी की पूरी कल जी अकरम चौधरी साहब ने जो कवर इनसाइड पेज है उसके ऑपोजिट पेज पे पूरी की पूरी चार्जशीट वो रिप्रोड्यूस की है, मैंने पढ़ी। अच्छा, इनकी नीयत बिल्कुल ठीक होगी, ये बाज़मीर आदमी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इनका तारीख़ का फ़हम थोड़ा कम है। कुछ इल्ज़ामात उसमें बहुत सॉलिड हैं, ठीक हैं, कुछ जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं कि मुल्क जो होता है ना भाई मेरे, ये किसी 16 साला दोशीज़ा का दिल नहीं होता दुरुस्त, जिसे एक आध आदमी तोड़ दे। उसके लातादाद फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल। मैं जब अंडर ग्रेजुएट के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में गया ऑनर्स में एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट, ऑनर्स पार्ट 1, मेरे 30% क्लास फेलोज बंगाली थे, चूंकि उस वक्त वो कोटा था उनका अंडर ग्रेजुएट स्कीम के लिए। मैंने 6 महीने के बाद कह दिया था, ये 68 की बात है, ये हमारे साथ नहीं रहेंगे और हम इनके साथ नहीं रहेंगे, बिकॉज वी हैव नथिंग इन कॉमन। तफसीली बात है, मैं कॉलमों में भी लिख चुका हूं। पाकिस्तान टूटने की वजूहात बहुत तवील, बहुत खौफनाक हैं। ये किताब है, क्लोजअप में अपने बंदे को कहें दिखा दे, इत्तेफाक से पढ़ी है, आपने मुझे ब्रीफ नहीं किया था। ये किताब है, पढ़ लें, फिर आपको इस इल्जाम की समझ आएगी। इसका नाम है इंडियन पार्टीशन एंड द माइनॉरिटीज।
ये एक ऐसे पाकिस्तानी की लिखी हुई किताब है जो ओरिजिनली जिसका ताल्लुक बंगाल के साथ था, वो फॉल ऑफ ढाका के बाद वो कराची आया, यहाँ काफ़ी साल रहा, अब वो कई सालों से बैरून मुल्क है। नाम है उसका अली असद सैयद। मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता इस आदमी। जी जी। ये पूरी किताब मैंने हाईलाइट की हुई है, इसलिए ये सीरियस मामलात हैं। अच्छा, आप रियासत मदीना की जब बात करते हो ना तो भाई मेरे, हमारा प्रॉब्लम है हमने चीज़ों के बारे में ना उतनी जान नहीं मारी होती। रियासत मदीना जब को बंदा कहता है जी, तो भाई पहली बात, अगर मैंने इस बात का, इसकी भद्द उड़ानी हो, इसका मजाक उड़ाना हो, इस ख्याल का, इस बढ़क का, इस दावे का, तो एक सादा सी बात है, रियासत मदीना तो वो बनाएगा भाई जो वाली मदीना होगा। बेशक शाह मदीना बनाएगा। सारे नबी तेरे दर के सवाली, बचपन में ये नात हम सुना और पढ़ा करते थे। ये एक फिल्म थी नूर इस्लाम, उसकी नात थी, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाह मदीना, शाह मदीना, बहुत पॉपुलर नात है। अब भी कुछ सुनना चाहे तो सुन ले। रियासत मदीना तो शाह मदीना ही बनाएं। ये एक सिंबॉलिक बात है। मेरे जैसा गुनाहगार चपड़ नातिया या कोई और अगर इस तरह की बात करता है, इस्लाम की निशात सानियां, तू करेगा ना इस्लाम की निशात सानियां, लेकिन ये ख्वाब है। जैसे हम कहते हैं इंसानी सरों का समंदर, तो कभी इंसानी सरों का समंदर हुआ, हम कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि यार ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। जो बंदा इस तरह की बात करे उसे कहो बैठा क्यों है, जा जाके मर, कहीं खुदकुशी कर। ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। कुछ बातें जब बात की बहुत उनमें दर्द दिल है, कंसर्न है। उनका ओपनिंग पैरा मुझे याद है कि मुझे इस बात का पछतावा नहीं, इस बात का पछतावा नहीं, इस बात का पछतावा नहीं। जो वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया शौकत खानम से लेके पार्टी तक, बड़ी खूबसूरत बात है। इस जैसे मुल्क में, इस जैसी आबादी में इतने बेलौस और बेगर्ज लोग मौजूद हैं। मैं तो आई वाज इम्प्रेस्ड। मैं नहीं इनको जानता। तो सर ये कता कलामी की माजरत हसन साहब, तो इसे अच्छा, तो ये इंप्रेशन अपने घर में सुन लें पहले जरा। जी, ये इंप्रेशन प्राइम मिनिस्टर के पास पे भी जाना चाहिए था जरा एक बात कि अपने घर में, अपनी पार्टी में इस तरह का कोई बंदा अगर हो, उसे प्यार से, मोहब्बत से समझाने की, शो कॉज देने की नहीं। बाप होता है पार्टी का सरबराह, वो बाप होता है। बाप छोटी मोटी बात पे तो घर से नहीं निकालता, जरूरत पड़े तो वो भी कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं। समझाता है प्यार से, मोहब्बत से, एक्सप्लेन करता है, मजबूरियां बताता है। और जब हम बात करते हैं कि IMF के पास जाना सब बेहतर है, मैं खुदकुशी कर लूंगा, दिस इज अगेन डेस्परेशन है। इस बात के क्या खुदकुशी करनी, ये दुनिया का निजाम है, तुम्हारा बनाया हुआ है। हम तो पॉन्स भी नहीं, प्यादे भी नहीं दुनिया के निजाम के। अकल समझ आए, गर्दन तोड़ के रख दें एक दिन में चाहे तो। ये कहा हमने बड़ी ये कर लिया, वो कर लिया, उन्हीं से भीख मांग रहे हैं। भाई अफगानिस्तान आप फाते हैं, आपने मार मार के सुपर पावर को भगा दिया, अब कशकोल भी उन्हीं के आ गया। यार व्हाट इज दिस? इस पे कोई नहीं सोचता। खैर अब आप बात करें प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने कुछ टाइम नहीं। तो अब डू यू थिंक कि खान साहब को शोकॉज तो दूर की बात है, निकालने से पहले ऐसे लोग जो कि बेलॉस हैं और जो बड़े नस्तालीक किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, नजरियाती कारकुन थे, 20 साल से जुड़े हुए थे, उनको इस तरह यकदम अपने से अलग कर देने से रिएक्शन तो आना था, जो मेरे शो पे भी आया। और उन्होंने इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर। तो ये खान साहब की गलती है बतौर पार्टी सरबराह आपकी नज़र में? इनको निकालना? जी। आप किस गलती की बात कर रहे हैं भाई? खान साहब ने निकाल दिया है सर इनको। निकालने की या किस बात की बात? अहमद जवाद साहब को निकाल दिया पार्टी से। ये नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये ग्रेस वाली बात नहीं। ये बाप का रवैया नहीं हो सकता।
ये एक डिक्टेटर का रवैया तो हो सकता है, बाप का नहीं हो सकता, दोस्त का नहीं हो सकता। मेरा मेरा कोई दोस्त अगर मेरी किसी बात पे खफा हो जाए या मैं कम्युनिकेट करने में नाकाम या उसको वो किसी बात पे अगर इरिटेट हो जाए या उसको बात समझ नहीं आ रही तो एम आई गोइंग टू थ्रो हिम आउट? एब्सोल्युटली राइट। नो, वेरी राइट, वेरी राइट। हसन निसार साहब, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक चाहूंगा। ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ जाता है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जारी ऑडियो और वीडियो लीक्स के सीज़न के ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी है, ख़ास तौर पर उस ख़ास ऑडियो लीक के ऊपर जिसमें खुद हसन निसार साहब का नाम लिया गया। और हमारे लिए तो सीनियर हैं, मोहतरम हैं, मेरे तो वालिद की जगह पर हैं और मेरी बात कभी टालते भी नहीं हैं। जब भी मैं बात करता हूँ बड़े शाइस्तगी से समझाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। इवन एक दफ़ा ये कह दिया कि बुज़ुर्ग वो नहीं होता जिसके बाल सफ़ेद हों, बुज़ुर्ग तो इल्म रखने वाले शख्स को कहते हैं। बहुत बड़े जुमले होते हैं, इस तरह की बड़ी शख्सियात हैं, उनसे मुताल्लिक़ अगर कोई खातून एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में कुछ नाजेबा जुमले इस्तेमाल करती है तो खुद हसन साहब उसके ऊपर क्या सोचते हैं? आफ्टर दिस ब्रेक। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. मैं मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार, नक्काद और दानिश्वर जनाब हसन निसार साहब को एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं लिंक ज़रूर देकर गया था। हसन निसार साहब, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स सीज़न है, ये आता रहता है, हर 2-3 हफ्ते बाद कोई नई चीज़ आ जाती है, लेकिन मैं उस मज़कूरा ऑडियो लीक की तरफ आपकी निशानदेही कराना चाहूँगा, मरियम नवाज़ साहिबा की, जिसमें आपसे मुताल्लिक़ और दीगर सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ उनके जो जुमले थे वो इंतहाई काबिल एतराज़ थे। मैं तो कम अज़ कम उसको रिपीट भी नहीं कर सकता, आप तक वो बात पहुँची होगी, मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें सर। नहीं, एक मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ अदीम हाशमी मरहूम का जी। देखने से पहले धो आँखों की गंदी पुतलियाँ, देखने से पहले धो आँखों की गंदी पुतलियाँ, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। वाह 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 वाह। दूसरी, ये रिकॉर्ड की बात है, 30 साल पहले मैंने पीपल्स पार्टी का जो उनका भुट्टो फैमिली का ज़ाती अखबार है मसावात में, उसको हेड कर रहा था। उसमें किसी ने कैप्टन सफदर और मरियम के हवाले से एक बेहुदा सुर्खी लगाई। अगले दिन मैंने बंदे सैक कर दिए, उसके बाद झगड़ा बढ़ गया, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। वो मेरी किताब में भी मौजूद है, वो 30 साल पुराना कॉलम, उसका उन्वान था, उसमें मरियम की तस्वीर भी थी और उसका उन्वान था बाहया लेकिन बेरिदा चेहरा, चूँकि दुपट्टा नहीं था मरियम के सर पे, रिदा कहते हैं चुन्नी को, चादर को, दुपट्टे को। जी 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 जी। तो मैंने लिखा बाहया, और उसका मरकज़ी ख्याल ये था कि भाई जो भी हो जाए, मैं एडिटर हूँ अखबार का, मैं सरबराह हूँ, मैं मादरत खा हूँ, और बेटियां वाकई साझी होती हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तरबियत है। क्या बात है। और मैं अच्छा, उस पर झगड़ा बढ़ गया, मैंने हमेशा के लिए अखबार तो क्या छोड़ना था, मैंने पीपल्स पार्टी उस वजह से, या आज मैं शायद दूसरी दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अच्छा रह गया परवेज़ रशीद। अब मेरे देखो, आप अच्छे आदमी हो, आप भले आदमी हो, आप कभी जोश जज्बात में किसी और वजह से, मुझे पता हो आप दयानतदार हो, आप अच्छे हो, आप मुझे अगर गाली भी दे लोगे तो मैं कैसे उस बात को मैं कैसे फरामोश कर दूं जो मेरा नॉलेज है। परवेज़ रशीद की सियासत कैसी है उसको छोड़े, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, माली तौर पे एक दयानतदार आदमी, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, चूँकि मैंने पूरी ज़िंदगी इंश्योर की है एक बात कि मेरा फाइनेंशियल हाइजीन के कोई उंगली ना उठा सके। मैंने इस मुल्क के अहम तरीन आदमी को एक बात कहा कि आप मेरी बहादुरी शादरी को छोड़ें, असल बात यह है मैंने हर टेम्पटेशन रेजिस्ट की, वरना ये जितने लोग थे ये मेरे जिस्म पे पड़े क्या मेरी खाल ना छोड़ते। मैं बहुत इज्जत करता हूँ ख़ास तौर पे इस माशरे में जहाँ पैसा ही सब कुछ हो गया है, वहाँ जो बंदा अच्छा वो एक दरवेश सा आदमी है, उसकी सियासत जैसी भी है, उसकी जो भी है मामला, मैं नहीं उसको कह सकता। अच्छा, मेरे बारे में तो जो परवेज़ रशीद ने ज़बान इस्तेमाल की वो गलत नहीं थी। एंड पे उन्होंने एक जनरल सा एक जुमला बोला है कि पता नहीं कुत्ते छोड़ दिए भौंकने, हालांकि कुत्ते जो हैं
वो कहते वो अपने उसका दर नहीं छोड़ते, कुत्ते तेथी उत्ते। कुत्ते की वफा देखो, पता नहीं किस कुत्ते ने कुत्ते को कुत्ता कहा। कुत्ता तो बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, लेकिन वो एक जनरल स्टेटमेंट था कि हम पे कुत्ते भौंकने के लिए छोड़ दिए। अच्छा भाई, ये समात भी हो सकती है ना। ये कोयल कूक रही हो, मेरे अपने कानों में नक्स हो और मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो रही है, लेकिन मुझे अच्छे मैं तो फार्म हाउस पे कुत्ते और ये इस तरह की चीज़ें, घोड़े छोड़े, मैं तो पालने वाला आदमी हूँ, मुझे तो जानवर अच्छे लगते हैं। मैं नहीं कर सकता। मैं मरियम के बारे में नाज़ेबा ज़बान या गुफ्तगू का तसव्वुर भी नहीं, मेरी तरबियत नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक आदमी है मैं जानता हूँ अंदर से, मेरा बरसा बरस से मैं वाकफियत है, दोस्ती वोस्ती हमारी ना कभी थी ना है ना हो सकती है। तो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी, इमरान के कज़न भी हैं और भी उनके तय दर तय रिश्ते हैं, तो पुराना तल्लुक़ है। मैं जानता हूँ ये एक दयानतदार आदमी है, मैं उसको कैसे बुरा कहूँ। इस मुल्क में माली तौर पे जो फाइनेंशियल हाइजीन जिनका चैलेंज ना हो सके, वो लोग न होने के बराबर है। दुरुस्त। उस पर गलत मैं तब भी एहतजाज किया था जब पता नहीं किसी गेस्ट हाउस का सरकारी वगैरह का को निकाल के तो पता नहीं टिकट नहीं दिया था, मैंने तब भी प्रोटेस्ट किया था। होश करो, ये बेईमानी नहीं है, गैर जिम्मेदारी। जो बंदा एक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे खुद गाड़ी टूटी फूटी चलाए फिर रहा हो, ना को गार्ड ना को ताम झाम का शौक नहीं, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप मुझे जो मर्जी कह दें, मैं कैसे फिर जाऊं सिर्फ इसलिए? मैं क्या, मेरी औकात क्या, सिर्फ इसलिए आपने मुझे बुरा कहा तो मैं वो जवाब जैसे ही इस मुल्क में है कि बंदा कहता है फलां करप्ट है, वो कहता है तू भी तो करप्ट है। ये क्या जवाब है भाई? आप मुझे कहो, मुझे एक बार हामिद मीर ने कहा था, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये जो कैश की बात कर रहे हो वो तो मैं मुजरा सुन चुका हूं, बाकी जिन प्लॉटों की बात कर रहे हो वो मेरे किसी बहन भाई दोस्त अजीज रिश्तेदार मुलाजिम के नाम पे, वो किसी के नाम पे होंगे, उनकी निशानदेही को कर दो, खत्म हो गई बात, ठंडे पड़ गए। तो ये नहीं हो सकता। मैं अगर आपकी एक खूबी से आगाह हूं और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं तो मैं तो नहीं भाई आगे पीछे लूँ, आप मुझे जो मर्जी कह लो। मेरी जिंदगी की टोटल कमाई ये है कि मुझे मोहब्बत करने वाली भी बहुत हैं, मुझे गाली देने वाली भी बहुत हैं, तो मेरी तो टोटल अर्निंग, मेरे पे रब के बड़े एहसानात हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान है ये। अच्छा सर, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे लोग इंडिया से हमारे मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मुझसे राब्ता करते हैं, शायद ही किसी के करते हो। राइट सर, मेरे लिए एजाज सबसे बड़ा जिंदगी का। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे शो पर कह गए है कि जावेद अख्तर साहब जैसा आदमी पाकिस्तान आता है और कहता है मैंने इस आदमी से मिलना है, ये मेरी कमाई है। अच्छा चलें अब आप आगे। सर, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे ही शो पर कह गए, बड़े डिसेंट शख्सियत हैं, दयानतदार आदमी है, और उन्होंने कहा कि ये जो इन्फ्लुएंस करना है तज्जियाकारों को या फिर टीवी चैनल के लोगों को, ये कॉमन फिनोमेना है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब के साथ जब मैं था तो मैं खुद खान साहब को कहता था कि नुसरत जावेद को फ़ोन करो और उनको कहो कि मेरे खिलाफ मत लिखा करे, और मेरे सामने खान साहब ने फ़ोन किया था। ये नया एक पेंडोरा बॉक्स उन्होंने मेरे शो पे खोल दिया था। तो क्या अब इज दिस ए फिनोमेना के हर जगह होता है, किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता इस बात के ऊपर? आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। और ये पार्टी या पार्टी हेड्स वगैरह ये तो पता नहीं कि किस नस्ल के लोग होते हैं जी। मुझे तो कोई पूरी दुनिया का खजाना मेरे पाँव पे रख दे और कहे सियासत करो तो मैं थूकने को भी तैयार नहीं। हम आम लोग भी जो है ना, हम भी समझते हैं कि हम कोई पता नहीं अवतार हैं क्या हैं, एक आम आदमी है, कोई बात कर दे बंदा कहता है यार क्या, अच्छा यार ठीक है। मैं तो ज़ाती तौर पे ना ज़िंदगी में मुझे अगर कोई तारीफ़ करे मैं सफोकेट फील करना शुरू हो जाए, मेरा दम घुटने लगता है थोड़ी देर के बाद। पहले चलो एक दो फिक्रे बंदा सुन लेता हूँ, उसके बाद अगर कोई बंदा तो मैं या मौजू बदल देता हूँ या मैं कह दूँ यार प्लीज़ बस। अच्छा कोई बुरा कहे तो भाई मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं अवतार हूँ, आप जहाँ से मुझे देख रहे हो मैं वाकई बुरा लगता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? मैं अपनी नज़रों में अगर सुरखरू हूँ और मुझे ये एतमाद है
कि मैंने जिसके सामने पेश होना है अल्टीमेटली उसके पास मेरे मुनासिब मार्क्स होंगे मेरे पास, तो काफ़ी है। बाकी आपने मुझे क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, हम हैं कौन? हम देखें, बात सुनो, इंसान की कोई औकात नहीं है। बेशक ये या दबा दिया जाता है मट्टी में, या जला दिया जाता है आग में, या परिंदों को खिला दिया जाता है अगर वो पारसियों का मुर्दा है। ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ये ख्वाब से भी गई गुजरी चीज है। इस जिंदगी में क्या किसी की तारीफ तो क्या किसी की तनकीद, किसी की ताली क्या और गाली क्या, यार क्या है। मैं सुबह ही ना उठूं, मेरा अगला पल मुझे नहीं पता। मेरे लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, वो भी मेरे बहुत ही जो करीबी हैं, रोहिश होंगे, किसी को पता भी नहीं लगना। ये मशाहीर के कब्रिस्तान पे एक किताब है, पढ़ के देखो, नींद ही नहीं आती रात को। पढ़ चुका हूं सर मैं। कैसे कैसे लोग खाक हो गए, यहां कैसी कैसी रूहानी फिक्री शख्सियात, यहां कितना कितना बड़ा मुसव्विर, कितना कितना बड़ा सिंगर, कितना कितना बड़ा गायक, क्या हो गया। मैं पीछे पलट के देखता हूं, अपनी प्राइमरी से लेकर मेरे बचपन की दोस्तियां मुझे बहुत अजीज हैं और बहुत मजबूत हैं। आप यकीन करें, मेरा दिल खट्टा हो जाता है, जिंदगी से उकता जाता हूं, चूंकि आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। तो क्या आए, चंगेज खान की कब्र का ही नहीं पता, अच्छा अमीर तैमूर पड़ा है, जाओ। उस सुबह एक ताजमहल के, मैं भी गया हुआ हूं इन सारी जगहों पे, क्या है मुर्दा ऐम ही एक तारीखी मुकाम सैर करने जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, तमाशा देख के चले जाते हैं। एक कभी ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब पढ़ो, बेगमात के आंसू, मुगल शहजादियों और शहजादों के साथ टक्के टोकरी गदागरी तक करते रहे। तो इंसान के अंदर ये जो कुछ जोम होता है, ये जो प्राइड होता है, ये कुछ फलाना, कोई कख भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहां वो जिस किताब का आप तज़किरा कर रहे थे सर, उसका एक जुमला मुझे हमेशा अक्सर हॉट करता है कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो दुनिया के लिए अपने आप को नागुज़ीर तस्वुर करते थे। एब्सोल्युटली राइट। हसन साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक लेते हैं। गुजरात ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन निसार साहब से इस कौम का सबसे बड़ा मसला, देखें, मैं माज़रत चाहूँगा, मैंने काफ़ी दिनों से प्लान कर रखा है, मैं उस शो की तरफ आ नहीं पा रहा अपनी तबीयत की वजह से भी। मुझे सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है और मैं चाहूँगा कि खान साहब के टेन्योर कंप्लीट होने से पहले उसके ऊपर हम बात कर जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस 10 मिनट के अगले सेगमेंट के अंदर मैंने जानना है कि इस कौम का सबसे बड़ा मसला क्या है और उसका छुटकारा किस तरह से मुमकिन है। आफ्टर दिस ब्रेक। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. वेलकम बैक। मैं हसन निसार साहब को प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। हसन निसार साहब, मैं ये सवाल बारहा आपसे पूछ चुका हूँ, जवाब तो तकरीबन वैसा ही आता है। मैं चाहता हूँ कि इस पर मज़ीद रोशनी डाली जाए। इस कौम का सबसे बड़ा मसला, हसन निसार साहब, आपकी नज़र में? हाँ, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। ये बहुत ज़बरदस्त बुनियादी सवाल है। कौम का बुनियादी मसला मेरी हम्बल ओपिनियन में ये है कि इसे अभी कौम बनना है। बदकिस्मती से डे 1 से ये एक हुजूम, और हुजूम भी ऐसा है जिसमें किसी ने जहरीले सांप छोड़ दिए हैं। 1 लाख के मजमे का तसव्वुर करें जिसमें लोगों को पता लग जाए कि हमारे दरमियान भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, जुल्म, ज़्यादती के जहरीले सांप फिर रहे हैं। वो 1 लाख का मजमा, उसमें से 50,000 आदमी 50,000 आदमियों की गर्दनों पर पैर रख के निकल जाएगा। एंड ऑफ द डे आपको पता लगेगा जी 1 लाख का मजमा था, जिनमें से 50 के हाथों 50,000 मारा गया। दुरुस्त। ये है 24, 25, 26 करोड़ का मजमा जिसके अंदर सांप फिर रहे हैं। हर बंदा इनसिक्योर है। देखें, अफलास कुफ्र तक ले जाता है। ये मेरी क्या औकात, मेरे हुजूर का
हम सबके हुजूर का फरमान है, जो दानिश की आखिरी इंतहा। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी, कि मैं अगर किसी नॉन मुस्लिम घराने में पैदा होता, हिंदुओं के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, और मैं हुजूर के बारे में पढ़ लेता, तो मैं शायद मज़हब तो ना बदलता, क्योंकि मज़हब ऐसे ही होता है, लेकिन मैं मोहब्बत एक आदमी से करता। उनके एक एक जुमले पे जिंदगियां कुर्बान की जा सकती हैं। ये जो कहते हैं ना कि अफलास शिर्क तक, कुफ्र तक ले जाता है। भूख बहुत बड़ी बला है, जुल्म, ज्यादती। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने तो पढ़ा ही है, मैं तो नहीं था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। वो चर्चिल से किसी ने हालात का रोना रोया, तो उसने कहा तुम्हारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा सत्ता खैराब, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंसाफ सिर्फ अदालती नहीं होता। मैंने तो पीटीआई को नारा दिया था 25 साल पहले, इनके लेटर हेड्स पे छपता था, तहरीक इंसाफ, अदालती इंसाफ से इक्तसादी इंसाफ तक। इनको दूसरा स्लोगन मैंने दिया था, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रस्ता रसूल का, और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का। अब आप नारे ही अगर मार रहे हो तो फिर वो सवाल ही नहीं करना। कौम पहले, ये कौम है ही नहीं, तो मैं आपको इसका मसला क्या बताऊं। पहले इसको कौम बनाओ, कौम बनेगी इंसाफ के साथ, और इसमें इक्तसादी इंसाफ भी, अदालती इंसाफ भी। इधर तीसरी नस्ल, जज साहब रो पड़े थे, 2 साल पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज थे, वो अदालत में रो पड़े, पोता खड़ा था सामने जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। तो लानत, मसाइल हल करने चले, और तुमने घर को घर बनाया ही नहीं। घर में प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, माँ बाप जिंदा हो, जब तक मेरी वालदा मौजूद थी, मतलब शी वाज द क्वीन, वो महवर मरकज थी पूरे घर का। मेरा एक अपना प्रोटोकॉल है, मैं हेड ऑफ द फैमिली एक बाप के तौर पे जी। बड़े बेटे का अपना है, बड़ी बेटी का अपना है, मेरी अहलिया का एक अपना रोल है। बट बेसिकली हम इक्वल्स होने के बावजूद, ये जो कहते हैं ना इंसान बराबर होता है, ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं, ये नींद पागल लोग हैं। मैं अली हजवेरी, जिन्हें हम दाता साहब कहते हैं, मैं हो सकता हूं, मैं आइंस्टाइन हो सकता हूं, नेवर। को खुदा का खौफ करें यार, हम बराबर नहीं हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नेसेसिटीज, वहां हम बराबर हैं। भूख औलिया को भी लगती है, मुझे भी लगती है। आइंस्टाइन के बच्चों ने भी स्कूल जाना है, तो मेरे बच्चों ने भी जाना है यार, उसका भी इंश्योर करो। तुम क्या ये कुत्तागिरी कर रहे हो, ठगों वाला काम किया हुआ है, झूठ बोल रहे हो। एक घराना तश्कील देना, कौन एक फैमिली की तरह होती है, उसमें छोटे बड़े होते हैं, उसमें दादा का अपना प्रोटोकॉल होता है, बाप का अपना होता है, मां का अपना होता है, दादी का अपना होता है, बराबर नहीं होते, लेकिन सर्टेन एरियाज में बराबरी होती है। इलाज आपके बच्चे को भी चाहिए, इलाज किसी तुर्रम खान की औलाद को भी चाहिए। ये जो हेल्थ कार्ड का है बहुत खूबसूरत है मामला। बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर तुम बंदे को आजाद ही नहीं कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तान के अवाम रियाया है, अवाम नहीं है। सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स में फर्क होता है। इस मुल्क का आम आदमी सिटीजन नहीं है, रियाया है। और ये जो मुंह उठा के कह देते हैं मुसलमानों की इतने 100 साल हुकूमत, गलत। वो मुसलमान हुक्मरान खानदानों की हुकूमत थी, मुसलमानों की कभी नहीं रही, और आज भी नहीं है। आज भी चंद खान तुम वो बात सुनो भाई, अगर यहां के अराई, गुजर, जाट, कश्मीरी, फलाना, ये लोकल अपने अवाम को ये उन्होंने जिस हालत में रखा हुआ है, बूढ़ा हो गया हूं सुनते सुनते थाना कल्चर, और लानत तुम पे, यू डोंट मीन इट। तुमने लोगों को इज्जत नफ्स नहीं दी जो मुफ्त मिलती है। मुझे ये बताएं, डॉलर बढ़ गया, रुपया ये हो गया, कर्जा चढ़ गया, अच्छा चलो वो तो ठीक है जी, इकोनॉमी है, वो तुम इज्जत भी देने को तैयार नहीं जो मुफ्त मिलती है। आम आदमी को जिसका दिल करे ठुडे मार के घसीट के ले जाए,
चंद दिन पहले मेरा तरखान आया, उसका कोई छोटा भाई आया हुआ, तो वो बच्चा, उसको होश ही नहीं, 14 साल का 15 साल का बच्चा पकड़ के ले गया उसको, क्यों? पतंग उड़ा रहा था। बेखैर, तो उससे पूछो तो सही, डोर कैसी, फलाना। अच्छा नहीं बेटा, जवाब आया थाने से कि क्लोजिंग हो रही है महीने की या पता नहीं क्या है, तो हमने नफरी पूरी करनी है। ये तो हाल है। आप कह रहे हैं कौम का मसला, पहले तो कौम लाओ। शफीकुर रहमान बहुत बड़े मज़ाहनिगार हैं हमारे उर्दू अदब के। जी जी। उनकी एक किसी कहानी में है कि बच्चा नहलाने का तरीका, बच्चा नहलाने का तरीका, पहला जुमला है पहले एक बच्चा लाओ। पहले एक कौम लाओ तो फिर मैं बताऊं ना इनका मसला क्या है। कोई कौम शौम नहीं है, कोई जट है, को गुजर है, को राई है, को फलां है। आपकी उफ़की वर्टिकल और ये उफ़की और अमूदी तकसीम का मुल्क है। आपके माली तौर पे, तबकाती तौर पे तकसीम है, मसलक की तकसीम है, ज़ात बरादरी की तकसीम है, इलाके की तकसीम है, और खुदा की पनाह लिसानी तकसीम। यहाँ कौम बनाई, हिस्ट्री पढ़ो, पता लगे बांग्लादेश बनने के पीछे वजूहात क्या थी। कमाल बात है भाई, एक बंदे पे डाल दिया, या खान पे, वो आगे था, वो फ्रंट पे आ गया, लग गया। और हमारा भी इसी तरह शैलो, चुके नॉलेज भी शैलो होता है, जजमेंट भी शैलो होती है, सतही किस्म की। मुल्क, मैंने कहा ना भाई मेरे, ये 16 साल दोशीजा का ये लौंडे का दिल है, एम ही टूट गया, और मुल्क टूटा। उसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं, एक पूरी तारीख है। सर, ये अभी आपने एक जुमला कहा, जुमला नहीं है मेरे लिए तो ये मैं तो शायद सारी ज़िंदगी इसको, पल्लू तो नहीं होता हमारा लेकिन बांध के रखेंगे। आपने कहा कि सिटीजन नहीं रियाया है, तो सिटीजन ना बन पाना और रियाया रहने का जो फैसला है वो अवाम का खुद अपना फैसला है या उसको अवाम बनने नहीं दिया गया? वेरी ब्रीफली सर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये तारीख का एक बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब मुझे भी नहीं मिला। वो कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो अवाम को तब्दील करने वाले भी कोई होते हैं ना। उसकी बुनियाद इंसाफ है, एक लफ्ज, अदालती इंसाफ भी, इक्तिसादी इंसाफ भी। यार तुम बात सुनो जी भाई मेरे, ये एक मजाक है, ये मुल्क एक लतीफ़ा है। मुझे बताओ 18वें ग्रेड की तनख्वाह में इस जमाने में कोई बंदा जिंदा रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं। बगैर, मुझे सादा जवाब चाहिए। पॉसिबल ही नहीं। अगर उसके इन लॉज नहीं उसको सपोर्ट कर रहे या उसके माँ बाप नहीं कर रहे, 18वें 20वें 22वें ग्रेड का, वो ठीक है, तुम्हें एकड़ों में घर मिले हुए हैं, गाड़ियां मिली हुई हैं, पेट्रोल मिला हुआ है, सब कुछ है। वो मुझे तो अपना किचन हराम पे चल रहा है। वो मुझे ढंग के 4 स्कूलों में बच्चे पढ़ा के, 4 नहीं 3 नहीं 2 बूढ़े माँ बाप में से एक का इलाज हो रहा हो, तो कोई है तनख्वाह इनकी? ये जिंदा कैसे हैं? Absolutely right. Very valid point. Very valid point. हसन निसार साहब, सर मैं कहना चाहूँगा कि अगली नशिस्त में आपके साथ सलूशन के ऊपर हम बात करें कि मसाइल का हल क्या है। अगर वो पहला बच्चा किसी के हत्थे लग भी गया है तो उस पहले बच्चे को पालना पोसना और बड़ा कैसे करना है, ये हम इंशाल्लाह डिबेट रखेंगे। ख्वातीन हज़रात, आज की नशिस्त से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।